नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और ये सभी क्वेश्चंस जो है 8 फरवरी 2026 जो कि सीटेट का एग्ज़ाम डेट है उसमें आने के पूरी संभावना रहेगी। ऐसे ही क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आते हैं और ये जो क्वेश्चंस के जो टाइप्स हैं इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूरी कंप्लीट रूप में देखने को मिलेंगे। तो मैं डेली आपको इस चैनल के माध्यम से डेली मैं आपको पेपर्स कराता हूँ, थ्योरी पेपर्स भी कराता हूँ, प्रैक्टिस पेपर भी कराता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता हूँ और उसके साथ साथ जो है मैं इनसे जुड़ा हुआ थ्योरी नोट्स भी देता हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं मोहित चक्रवेश जो है आप लोगों को जो है पूरा कंप्लीट जो है प्रिपरेशन दूंगा सीटेट के संबंध में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है। लाइक मोटिवेशन के लिए होता है ताकि हम आपके लिए जो है डेली कंप्लीट जो है वीडियोस इसी तरीके से लेकर के आते रहेंगे। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ झट से चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो पहली बार देने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी में जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो पैसेज के होते हैं। क्या होता है? पैसेज के क्वेश्चंस होते हैं और 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो पेडागोजी के होते हैं। तो मैं आपको ये 30 क्वेश्चन जो है पेडागोजी वाले करा रहा हूँ। एक और बात, कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं आपको गद्य और पद्य से रिलेटेड जो है वीडियोस दूं? ठीक है, आप हमें कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों को गद्य और पद्य, क्योंकि मैंने पिछले कुछ जो है दिनों पहले जो है मैंने गद्य और पद्य से पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए थे। तो जो है बच्चे कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, है ना, और सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यही कह रहे थे कि सर पेडागोजी कराइए। तो मैंने ज़्यादा इस पर फिर विचार नहीं किया, फिर मैंने उसको देना ही बंद कर दिया। तो मैं डेली आपको पेडागोजी तो करा ही रहा हूँ, मैं आपको पैसेज से रिलेटेड भी वीडियोज़ देने लगूंगा जिसके लिए आपको कमेंट करना होगा, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं ध्यान है, जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि मेरे चैनल में बिल्कुल सरल भाषा में मैं क्वेश्चंस पढ़ाता हूं और जो भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूं उसी भाषा का प्रयोग आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जिन बातों को मैं बोलूं उन बातों को आप नोट्स के रूप में ज़रूर लिखिएगा। नोट्स इतना इम्पॉर्टेंट है आपके पास होने का कि मैं आपको कुछ इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। तो नोट्स बनाइए। हर एक प्रश्न जो आपको नहीं आता है वो आपको अपनी कॉपी में या A4 साइज जैसे भी जहाँ जहाँ भी लिखना पसंद करते हैं वहाँ पे आपको नोट्स के रूप में लिखना है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर कम से कम 80% बच्चा गलत करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लेना है अगर आप भी इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शब्दों के समूहों के प्रति समझ बनाकर शब्द संपदा अर्जित करने की वकालत किसके द्वारा की जाती है? तो यहां पे देखिए क्या होगा इसका सही आंसर। पहला देखिए, इसका सही आंसर होगा कोश विषयक उपागम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाषा केवल व्याकरण के नियम से नहीं सीखी जाती है। कोश विषयक उपागम का मतलब हो गया कि भाषा केवल जो है व्याकरण के नियम जान लिया तो जो है आपने भाषा का संबंध में सीख गए, बल्कि शब्दों का समूहों का उपयोग आप कैसे कर रहे हैं, शब्द संपदा कैसे अर्जित कर रहे हैं, शब्दों के समूहों बल्कि शब्दों के समूह और उनके उपयोग के द्वारा जो है हम जो है ना सीखते हैं, ठीक है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि थैंक यू वेरी मच, है ना, इस तरीके के शब्दों को आई एम सॉरी, तो यही हो गया कोश उपागम विषयक उपागम। आंसर हो गया सी। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन आपका आएगा तो गलत नहीं होगा और इस क्वेश्चन की भाषा बदली नहीं जाएगी, ऐसा ही क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? अब अधिगम मतलब लर्निंग। लर्निंग क्या बच्चे के व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है? तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो लर्निंग होता है, आप कुछ भी जो सीखते हैं आपके संपूर्ण विकास में आपकी मदद करता है। ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक होता है। तो अधिगम जो भी आप सीखते हैं मतलब लर्निंग है वो आप ज्ञान का कैसे प्रयोग करते हैं इसमें भी प्रयोग सहायक होता है। विषय वस्तु को रट कर याद करने में सहायक होता है। तो यहाँ पे आंसर जो कथन नहीं है वो है ऑप्शन सी। बाकी सभी ऑप्शन सही है लेकिन सी यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जो कक्षाएं होती हैं वो बहुभाषी कक्षाएं होती हैं और बहुभाषिता के
इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो देखिए, एक बात याद रखना, भारत जो समाज है जहां हम रहते हैं, इंडिया में तकरीबन 22 भाषाओं का जिक्र है हमारे संविधान में। जब 22 भाषाएं हैं तो 22 भाषाओं के प्रति सम्मान होना चाहिए। ये 22 भाषाएं जो हैं ये एक संसाधन का कार्य करती हैं, इस देश को बढ़ाने में भी कार्य करती हैं। अगर एक क्लासरूम में, हमने पहले यहाँ कहा कि एक क्लासरूम में बहुभाषी बच्चे हैं तो ये हमें एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। भाई, एक दूसरे की भाषा का प्रयोग करते हुए बच्चे शब्द संपदा जो है, मतलब वोकैबुलरी डेवलप होगी, शब्दों का भंडार बढ़ेगा, एक दूसरे की जो संस्कृति का सम्मान करना सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो देखिए, पॉजिटिव हमें आंसर ढूंढना है, तो नज़रअंदाज करना है तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, घर की भाषा या मातृभाषा को कहें तो घर पर ही बोलनी जानी चाहिए, ना कि स्कूल में या कॉलेज में, बिल्कुल भी नहीं। भारत में जो है एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए। जब भाषा के आधार पे हमारा जो है समाज बटा हुआ है तो एकल भाषी होने का कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे जो फ़ायदा होगा वो ऑप्शन डी से ही होगा। शिक्षक जो है शिक्षार्थियों को उनकी भाषा, स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने और अव्यक्ति जो है हेतु वो उत्साहित करे और उनके विचारों को सम्मान दे। तो जब बहुभाषिता होगी तो उनको अपने भाषा में बोलने का मौका देना चाहिए टीचर को, कि बेटा आप अपनी भाषा में बोलो, है ना, और उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और जो भी बच्चा अपनी भाषा में जैसा भी बोल रहा है उसका सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है गांव की भाषा में बोल रहा है तो हंसने लग जाओ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ये क्वेश्चन जो है सीडीपी में भी पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन हर जगह फिट होगा, मतलब सीडीपी में भी हो सकता है, मैथ में भी हो सकता है और ईवीएस में भी हो सकता है, हर जगह फिट हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का अर्थ जो है समझ लेना। आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रेखाओं का निर्माण करता है, ये विचार किसका है। अब देखिए, यहाँ पे दो शब्द दिए हैं, आत्मसातीकरण और समायोजन। बस ये दो शब्द अगर याद हैं, आपके दिमाग में है कि ये दो शब्द किसने दिया था, तो ये दो शब्द दिया था पियाजे ने। आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब इन दोनों शब्दों का अर्थ समझ लेते। आत्मसातीकरण का मतलब होता है एसिमिलेशन। क्या बोलता है? एसिमिलेशन। इसका मतलब है कि जो नई सूचना होती है, नई सूचना को पुरानी सूचना में मिलाना। ठीक है, मतलब हम जोड़ बना देते हैं यहाँ पे, तो मिला देना नई सूचना को पुरानी सूचना, या पुरानी सूचना को हम देते हैं नाम स्कीमा। अगर पियाजे की भाषा, नई सूचना को नई सूचना, नए विचार, नई भाषा को स्कीमा में जोड़ना, ये होता है एसिमिलेशन। और इसी जगह समायोजन का मतलब होता है एकोमोडेशन। इसका मतलब होता है नई सूचना को पुरानी सूचना से संशोधित कर देना। मतलब आप उदाहरण के तौर पे समझिए कि जो है, उदाहरण के तौर पे समझिए कि जानवर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भाई धीरे धीरे बच्चा एक एक करके जानवर याद करता है, तो नई सूचना के साथ पुरानी सूचना जोड़ देता है। उसने एक दिन पढ़ा कि काऊ इज अ पेट एनिमल, फिर एक दिन पढ़ा कि कैट इज अ पेट एनिमल, फिर एक और दिन पढ़ा उसने डॉग इज अ पेट एनिमल, फिर एक और दिन पढ़ा कि कैमल इज अ पेट एनिमल। तो वहाँ देखिए इन्फॉर्मेशन, नई सूचना है उसके पुरानी सूचना में ऐड होती जा रही है। लेकिन एक दिन उसने फिश को देखा, तब उसने कहा कि फिश इज अ पेट एनिमल। तब उसके फादर ने कहा बेटा फिश इज अ पेट एनिमल नहीं है, फिश जो है वो एक वाटर एनिमल है, वाटर एनिमल है। तो यहाँ पे संशोधन हो रहा है, एनिमल के संदर्भ में यहाँ पे संशोधन हो रहा है ना। यहाँ पे इस चीज को समझ, तो जहां पे संशोधन शब्द आ जाए, ये बात क्वेश्चन को गौर से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैं इसलिए आपको इस ज़्यादा जो है इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं। जहां पे संशोधन शब्द आ जाए, ठीक है, वहां पे समायोजन होगा। और जहां पे सिर्फ केवल जोड़ना शब्द आ जाए, जहां पे पुरानी को नई के साथ जोड़ना है, मिलाना है, इस तरीके के शब्द आ जाए तो आत्मसातीकरण होगा। ये बात याद रखें। और इन दोनों के बीच में अगर कोई चीज रहे तो उसे कहते हैं संतुलन, इक्विलिब्रियम। यहां पे बात याद रखिएगा। तो आपका ये क्वेश्चन समझ लीजिए, पियाजे का मतलब 10% हिस्सा मैंने आपको कवर कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अध्यापक यह देखते हैं कि कक्षा में एक बच्चे को भाषा पढ़ने और उसका अर्थ समझने में कठिनाई हो रही, किस संबंध में, भाषा के संबंध में, तो यह संकेत हो सकता है बच्चे में किस प्रकार की भाषा संबंधी समस्या है। तो भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है, तो ये एक पठन विचार है। तो पठन विचार है, तो यहाँ पे हम डिसलेक्सिया आंसर लॉक कर देंगे। ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, है ना। डिसकैलकुलिया में क्या होता है, कैलकुलेशन संबंधी, गणना संबंधी जो है समस्या होती है। जैसे 2+5 कितना होगा, अब बच्चे को चाहे जैसे पढ़ा लो, ऐसे पढ़ा लो, वैसे पढ़ा लो, तो भी जो है वो बच्चा जो है गणना नहीं कर पाएगा, तो ये डिसकैलकुलिया होती है। डिसग्राफिया में क्या होता है, यहाँ पे एक लेखन विकार होता है। क्या होता है, ये एक लेखन विकार है, यहाँ पे लिखने संबंधी जो है दिक्कत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। तो आकलन करने के संदर्भ में सही है, तो देखिए आकलन कह लीजिए या मूल्यांकन कह लीजिए, हालांकि दोनों का मूल अर्थ एक ही है, दो शब्द अलग अलग रूप में गढ़े जाते हैं। आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आकलन आए चाहे मूल्यांकन आए, आपको दोनों शब्दों को एक मान करके आंसर लगाना है। अब देखिए मैंने आकलन ले लूँ या मूल्यांकन, मूल्यांकन क्या सत्र के अंत में करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भाई। जब आप अभी पढ़ा रहे हो और आप तो अभी ही मूल्यांकन करोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि अभी पढ़ाओ और 6 महीने बाद उसका मूल्यांकन करो बच्चे का, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आकलन जो है राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए, तो राज्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। आकलन जो है विद्यालय आधारित होना चाहिए और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समायोजित होनी चाहिए और वर्ष के एक बार आयोजित करानी चाहिए, तो ये भी आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी। तो आकलन जो होना चाहिए वो बच्चे का आकलन विद्यालय आधारित हो। आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हो ना, तो प्राथमिक स्तर पर अगर हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो भाषा का आकलन विद्यालय आधारित होना चाहिए और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए। मतलब जब आपको टीचर पढ़ा रहा हो, उसके पढ़ाने के तुरंत बाद बच्चों से आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, या आप कहिए कि बच्चे आप लोग मुझसे संदर्भ में आप जो है मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो इस तरीके के कुछ, या फिर बच्चों को आपस में क्वेश्चन पूछने के लिए करी, तो हम कुछ चीज़ें अपना करके बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका क्वेश्चन ये गलत हुआ था तो इसको नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में रिपीट होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे जो है भाषा को सहज रूप में अपने परिवेश से सुनकर, देखकर, प्रयोग करके करते हुए सीखते हैं। इस प्रयोग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चा जो है अपन जो भाषा है, उसकी भाषा जो डेवलप हो रही है वो परिवेश से डेवलप हो रही है, मतलब इन्वायरमेंट से डेवलप हो रही है, आसपास का समाज का जो वातावरण है उससे डेवलप कर रहा है। मतलब वो देख कर सीख रहा है। भाई दो लोग आपस में, पड़ोसी लोग बात कर रहे हैं, घर में चाचा चाची बात कर रहे हैं, मम्मी पापा बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उनको देख रहा है, और देख रहा है तो अन्वेषण प्रक्रिया के द्वारा सुनकर, देखकर उस सीख रहा है और उसी शब्दों को प्रयोग करता है। अक्सर आपने देखा होगा छोटे छोटे 3 साल के 4 साल के बच्चे जो गाली देने लगते हैं या अलग जो है तरह के लैंग्वेज, तो आपने कहते अब ये कहाँ से बोला बेटा, ये देखो कैसा, देखो ये कितने सारे शब्द बोलने लग गया है, तो ये सब देख के सीख रहा होता है। तो इसको हम भाषा अर्जन कहेंगे। अर्जन में क्या होता है कि भाषा अपने इन्वायरमेंट से सीखता है बच्चा, अन्वेषण से सीखता है। और भाषा एक अधिगम होता है, 2 शब्द इसमें अक्सर पूछे जाते हैं, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, और इसमें अक्सर जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो भाषा अर्जन जो परिवेश से जुड़ा हो, और भाषा अधिगम जो कि लर्निंग से जुड़ा हो। लर्निंग का मतलब होता है यहाँ पे एक भाषा आप सीखने का प्रयास कर रहे होते हैं, लक्ष्य भाषा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे देखिए 8वें का आंसर, तो सामग्री, तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे बी सही जवाब होगा। सामग्री जो होनी चाहिए वो औचित्यपूर्ण तरीके से इस तरह अनुसार होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से हाई लेवल की सामग्री हो। बच्चों के संदर्भ में आपने अगर कोई चीज़ बुक तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए अधिगम के संदर्भ में आपने कोई बुक तैयार की या आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं,
है ना। तो औचित्यपूर्ण होना चाहिए, कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, और दूसरी कुछ स्तर होना चाहिए उसका, सरल से कठिन की ओर जाना चाहिए, सरल से जटिल की ओर जाना चाहिए, बच्चों के अनुभव, परिवेश और उसके रुचियों से जुड़ी होनी चाहिए, ऐसी सामग्री तैयार करनी चाहिए। हम ये भी सामग्री का तैयार करेंगे कि उसके जो सीखने का जो उद्देश्य है उसके अनुरूप होनी चाहिए वो चीज़। तो आंसर यहाँ पे बी सही जवाब लगाएंगे। ठीक है। भाषा की कक्षा में कहानियां क्या करती हैं? तो देखिए, आपने अक्सर छोटे बच्चों को देखा होगा कि 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे हैं, अक्सर आपसे कहते हैं कि चाचा, पापा, मम्मी, जो भी आप ले लीजिए कैरेक्टर को, आपसे कहते हैं कि कहानी सुनाओ। कहानियां क्या होता है, बच्चे एक तो उनके इंटरेस्ट को जगाती हैं, उनके कल्पनाशीलता को जगाती हैं, मतलब थिंकिंग पावर को जगाती हैं, है ना। तो इस तरीके की जो है होता है, इससे क्या होता है, बच्चे जब कहानियां सुनते हैं तो उनके मनोरंजन का साधन तो है ही है ना, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ आंसर है वो है विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाओं के लिए होती हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे जो है साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं एक भाषा टीचर के रूप में डैश डैश डैश। अब वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। मतलब जो भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति, जो भी बच्चा, बच्चे के संदर्भ में बात करते हैं, बच्चा कुछ भी सीखता है वो समाज के आपस के जो लोग होते हैं उनके साथ कैसे रिएक्ट करता है उनसे सीखता है बच्चा, ये बात याद रखना। तो समाज के साथ सीखता है, उनके सांस्कृतिक क्रियाकलापों के साथ सीखता है। तो यही यहाँ पे आंसर ढूंढना है हमें। तो अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठे, और कक्षा में अंत बात यहाँ पे आंसर यह गलत हो गया। ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ तो सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया की बात हो, तो ये भी गलत हो गया। जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं। जोड़े एवं समूह कार्य मतलब यहाँ पे जब जोड़ा बनाओगे तभी तो सामाजिक अंतःक्रिया करोगे, ताकि वे अपने साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको देखना है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और मेरा विश्वास करिए, जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं वो पूरे मन के साथ अपनी पढ़ाई करिए। आप और भी पेपर्स लगाइए, पूरे इंटरनेट जो है अपना यूट्यूब में ढूंढते रहिए, लेकिन आपको एग्ज़ाम में जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिन सरल शब्दों में मैं आपको बोल रहा हूँ, वही सरल शब्द जो हैं आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। किन गतिविधियों द्वारा? अभिप्रेरित का मतलब होता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन का क्या मतलब होता है भाई? बाहर से दी गई एक ऊर्जा होती है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित करती है ना। तो ये क्या होता है, अगर हम सभी बच्चों को ऐसी गतिविधियां कराएंगे जिससे उस कार्य के लिए मोटिवेट होंगे, जो गतिविधियां उनके रुचि और सहभागिता से जुड़ी होगी। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे उचित रहेगा? अब देखिए, भाषा कौशल कितने प्रकार के? 4 प्रकार के कौशल होते हैं। तो और ये चारों कौशल जिसको कहते हैं हम, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सभी कौशल परस्पर जो है अंतः संबंधित होते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी, यही यहाँ पे उचित होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। भाषा सीखना और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। तो भाषा सीखना और अर्जित करना का मतलब है अपने परिवेश से आप अर्जित करते हैं, जिस जो है परिवार में जन्मे होते हैं, है ना। तो अब भाषा सीखना होता है, ये अधिगम से जुड़ा होता है, मतलब लर्निंग होता है, आप सीखते हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सीखते हो। तो यहाँ पे आप व्याकरण या फिर कह लीजिए कि नियम की जानकारी आप यहाँ हासिल करते हैं। यहाँ पे नियमों का कोई लेना देना नहीं होता, यहाँ पे स्वतः चीज़ें चलती रहती हैं। भाषा का कोई स्वरूप नहीं होता, आगे पीछे या दाएं बाएं शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी बात रखनी होती है। तो ये परिवेश से जुड़ी होती है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, हिंदी की कक्षा में जो बच्चे होते हैं, कई बार हिंदी से अलग भाषी वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे पंजाबी, उर्दू, है ना, तमिल, ये सब बोलने वाले जो बच्चे होते हैं, ये हिंदी सीखने में उनको कठिनाई महसूस होती है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि वो जो उनकी भाषा की जो संरचना होती है उनमें अंतर होता है। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पे हमने का लिखा, अब मान लीजिए तमिल में का को क्या लिखेंगे भाई, अब पता नहीं यार, है ना। मान लीजिए कुछ भी मैं लिखता हूँ, तमिल भाषा तो मुझे नहीं आती, मान लीजिए ये तमिल में का लिख दिया। अब बताइए इसके स्वरूप में बहुत अंतर, कितना अंतर है, सब कुछ अलग ही है। उर्दू में मान लीजिए ऐसा कुछ लिख दिया तो अब समझ में नहीं आएगा ना, तो संरचना में अंतर होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है। बुद्धि को किस रूप में समझा जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको क्वेश्चन को लगाइए, एक बार समझिए। देखिए बुद्धि जो होता है वो दो चीज़ों का परिणाम होता है ना। तो वो दो चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे ज्ञान है और एक कौशल है। ज्ञान का प्रयोग ही बुद्धि है और उस ज्ञान का उपयोग कैसे कर रहे हैं उसी को तो कौशल कहते हैं ना। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, आंसर है ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि इसको आप नोट कर लेना। ठीक है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। तो भाषा शिक्षण के साथ कला शिक्षण को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए कला को शामिल करने से क्या होता है, बच्चा जो चित्रों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति का विकास करता है। भाई ये बिल्कुल सही बात है, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है। तो भाई जब कोई कला आर्ट जो है कि बच्चों को कितना अच्छा लगता है, बच्चों की लेखन को बढ़ाता है, लेखन में मैच्योर परिपक्वता हासिल करता है या परिपक्वता लाना होता है। तो यहाँ पे आंसर मिल गया हमें, ऑप्शन यहाँ पे सी गलत होगा, बाकी सभी यहाँ पे सही है। ठीक है। कथावाचन एक ऐसी गतिविधि है जिसका कक्षा में बहुतायत मात्रा में प्रयोग होना चाहिए। क्यों? अब कथावाचन क्या होता है भाई, एक आदमी कुर्सी में बैठ गया और बोलने जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। आपने अक्सर जो है सवेरे सवेरे अपने घर में कथा चलती ही रहती है, टीवी में चला दिया, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ कहानी सुना रहे हैं, है ना, इस तरीके की चीज़ें हो रही, तो वही कथावाचन होता है। अब यहाँ पे बच्चों के संदर्भ में बात हो रही है। मान लीजिए एक टीचर या एक पिता अपने बच्चों को कहानी पढ़ा रहा है, तो कथावाचन हो गया, वह कहानी सुना रहा है, बैठाल के इधर उधर की बातें कर रहा है, कहानी सुना रहा है। तो इसका प्रयोग बच्चों के संदर्भ में बहुतायत मात्रा में होनी चाहिए, इसको बिल्कुल भी। तो ये समझ जो होती है अगर इससे करेंगे तो इसमें बच्चे की तार्किक समझ बढ़ेगी और कल्पनाशीलता की नींव जो है रखी जाती है। इससे बच्चे के अंदर जो है थिंकिंग पावर बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, है ना। उन कहानियों के माध्यम से वो नई नई कहानियाँ गढ़ने लग जाएगा। ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी सही जवाब होगा। व्याकरण शिक्षण की जो है अपेक्षाकृत जो है बेहतर विधि मानी जाती है। तो बेहतर विधि की अगर बात हम करें तो सबसे बेहतर विधि होती है आगमन विधि, जहाँ पे बच्चा जो है, टीचर जो है बच्चों को सबसे पहले जो है क्या करता है, उदाहरण देता है। किसी भी टॉपिक्स को पढ़ाने से पहले टीचर जो है बच्चों को उदाहरण देगा, फिर उसके बाद उसके संदर्भ में नियम देगा, या फिर कह लीजिए सूत्र देगा, या फिर कह लीजिए परिभाषा को बताएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। और निगमन विधि में जस्ट इसका उल्टा होता है, पहले टीचर नियम बताएगा, सूत्र बताएगा, परिभाषा बताएगा, संज्ञा सर्वनाम बताएगा हिंदी में, और फिर उसके बाद जो है उससे रिलेटेड उदाहरण देगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। और ये जो आगमन और निगमन विधि है ये विधि दी गई थी अरस्तु के द्वारा, ये बात भी याद रखिएगा। यदि कोई इस क्वेश्चन को नोट कर लो, लिख लो, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं 100% कहता हूं कि 95% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं लगाएंगे, या फिर गलत लगाएंगे, या फिर जो है उनको चीज़ों को नहीं पता होगा, अंधी लगाएंगे। तो याद कर लेना, इसको लिख लो। तो 19वें का देखिए आंसर क्या है, यदि कोई व्यक्ति स्वर, शब्दांश, शब्द, वाक्य या वाक्यों की पहचान कर रहा है, फिर जो है संदर्भ का उपयोग कर रहा है, मतलब स्वर और संदर्भ का उपयोग कर रहा है, तो यहाँ पे किस चीज़ का उदाहरण है। तो देखिए याद रखिएगा, ये उदाहरण है टॉप टू डाउन का उदाहरण है, टॉप टू डाउन प्रोसेसिंग का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, एक जो बच्चा है या टीचर है, कुछ भी ले लीजिए, उच्च स्तरीय, टॉप पे बैठा है ना, तो उच्च स्तरीय ज्ञान का प्रयोग निम्न स्तरीय जो है ध्वनियों में करता है, ध्वनियों को पहचानने में करता है। तो ये ऊपर से नीचे की ओर चलती है, ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे।
ठीक है, नीचे का मतलब होता है नीचे, ठीक है। ऊपर से टॉप टू जो है बॉटम चलती है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर चलती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले से मौजूद जो है ज्ञान, व्यक्ति के अंदर जो पहले से मौजूद है ज्ञान, अनुभव का प्रयोग करके अर्थ निकालना होता है। जैसे मैं अगर उदाहरण दूं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो देखिए यहाँ पे चीजें समझ में आ रहा होगा। अब यहीं पे बॉटम अप जो है दिया गया है, इसका मतलब है नीचे से ऊपर की ओर है। यहाँ पे वाक्य को जो है छोटे छोटे घटकों में पहचानने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। जैसे बा और सा मिलके बना है बस, और बस से रिलेटेड बनता है मैं बस से जा रहा हूं। इस तरीके से आप बच्चों को कराएंगे। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। तो अगर भाषा के अधिकार के संदर्भ में हम बात करें तो भाषा का अधिकार आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उस भाषा की वाक्य रचना को, संरचना को जान लेते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन बी, सिर्फ केवल अर्थ जानना या अधिक प्रयोग करना या व्याकरण जानना नहीं होता, वाक्य संरचना को जानना होता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी टॉपिक का चुनाव कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि अगर आप मान लीजिए कि आप एक पिता हैं और आप एक दुकान गए, आपने अपने 4 साल के बच्चे को पढ़ाने के संदर्भ में आप एक बुक स्टॉल गए और बुक में आप कोई बच्चों के संदर्भ में बुक ढूंढ रहे हैं। तो आप क्या ढूंढेंगे, ऐसी बुक ढूंढेंगे जहाँ पे बच्चों की जो है संवेदनाएं जुड़ी हों, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे वीडियोस देखेंगे, ऐसी फ़ोटो हों, ताकि आपको लगे कि अरे ये मेरा बच्चा बहुत पसंद करता है, एप्पल पसंद करता है, ये टॉयज़ पसंद करता है, तो इससे बहुत अच्छे तरीके से। तो ऐसे पाठ जो बच्चों की संवेदना लोक के साथ ही बन सके, इन चीज़ों का हम चुनाव करेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जैसे क्वेश्चन पढ़ते हुए जब क्वेश्चन नहीं आया तो उसको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया और स्क्रीनशॉट को बनाए रखा करो, और फिर वो नोट्स के रूप में भी नोट कर लिया करो। अब फ़ोन तो आप चलाते रहते हो, तो ऐसे बहुत काम आता है। पढ़ाई में कोई भी कंजूसी मत करिए। सीटेट के लिए डेली अगर 2 से 3 घंटा भी देते हो तो आपका पूरा जो है सीटेट 100% नहीं 200% मैं कह रहा हूँ आप पास हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चे सीटेट अगर 2% 2 घंटा भी नहीं दे रहे हैं, 1 घंटा भी नहीं दे रहे हैं, डेली पेपर्स नहीं लगा रहे हैं, डेली थ्योरी नहीं देख रहे हैं, किसी एक को अपना गुरु मान लो। मैं एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, किसी भी एक टीचर को, मुझसे मत पढ़ना, किसी और से पढ़ लो, पर किसी को भी फॉलो कर लो और उसके बनाए हुए वीडियोस को देखते रहो। अगर नहीं समझ में आता है तो दूसरा कोई टीचर पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो और पढ़ते रहो। क्योंकि जब कोई, मान लीजिए जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो अब मुझे पता है कि 3 महीने में मुझे पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, तो मैं कुछ भी करूँगा, मैं बच्चे का सिलेबस कवर कराऊंगा और मैं सारी चीज़ों का ध्यान रखूंगा कि बच्चे के सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं वो कवर हुए हैं कि नहीं। तो सारी चीज़ों को आप पढ़ते जाइए, देखते जाइए, आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। और पेपर्स तो लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर लगाने से आपके क्वेश्चंस के प्रति जो समझ होती है वो डेवलप होती है। जब आप डेली पेपर लगाते हो तो आपकी समझ बेहतर होती जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है जब आप क्वेश्चन देखते हो और तुरंत आंसर आप लगा देते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मंदिरा जो है पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है और मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा जो है केवल सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है? नहीं। केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग कर रही? नहीं। केवल मैं वाले वाक्य को बोल रही? नहीं। यहाँ पे क्या है, वो लिंग, वचन, क्रिया की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। ऑप्शन यहाँ पे ए सबसे बेहतर आंसर होगा, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। अब मौखिक व्यक्ति में अगर आप मौखिक जो है अभिव्यक्ति कर रहे हैं, मान लीजिए आपस में 2 दोस्त कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे के साथ, इसी को कहते हैं ना अपने मुंह से अपने बातें करना, और मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब यही हो गया, है ना। तो यहाँ पे शुद्धता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ज़रूरी है कि जो भी आप बात कर रहे हो वो उस बातचीत में जो भी आप सेंटेंसेस का, वो काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग करना, ये जो है नहीं होना चाहिए। बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग करिए, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करिए, प्रवाह का जो है बैलेंस बनाए रखिए। ऐसा नहीं कि बहुत तेज हो, ऐसा भी नहीं होता बहुत धीमे हो, है ना।
और अवसर अनुकूल, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलिए। काफ़ी जो हाई जो है जो लैंग्वेज होती है, अब पता चला जो हिंदी भाषी है उसकी जगह हिंदी में बतियाने की जगह उसके सामने जो है इंग्लिश के लंबे लंबे सेंटेंसेस जो है बोल रहे हो, तो वहाँ पे काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है जो चीज़ होनी नहीं चाहिए वो यही है। ऑप्शन यहाँ पे सी गलत होगा। ठीक है, द्विभाषिक बच्चे जो है डॉट 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 विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डॉट डॉट चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो किस द्विभाषी बच्चे जो होते हैं वो एक तो संज्ञानात्मक जो है क्षमता में जो है बेहतर होते हैं, और जो है आंसर हो गया ऑप्शन बी, यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं, तो देखिए बहुभाषिता को महत्व दे रही मतलब क्लास में जो है कई भाषा के बच्चे हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, इस तरीके के बच्चों को, भाषा को, सभी भाषाओं को वो महत्व देती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर 25 का, देखिए आंसर सोचिए। सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने और सुनने की आज़ादी देती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं बहुभाषिता को महत्व देती हूँ। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होता है? तो अगर बच्चे अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ेंगे, जैसे बुक्स का भी प्रयोग करें, कहानी की किताबें भी पढ़ें, टीवी का भी प्रयोग करें, समाचार पत्रों का भी प्रयोग करें, या टीचर पढ़ के सुनाए, इस तरीके की अगर सामग्री का प्रयोग कराएं, तो भाषा का जो विविध संदर्भ में प्रयोग करने की जो समझ होती है वो बच्चों में डेवलप होती है। ये बड़ों के लिए भी बेहतर मानी जाती है। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं तो हिंदी मीडियम स्कूल से था, कानपुर के जो है विद्या निकेतन जैसे स्कूल से मैं पढ़ा हुआ था, जहाँ पे हिंदी ही हिंदी था मामला। ठीक है, अब ये बात उस समय बहुत पुरानी बात हो गई। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता था, जब मैं इंजीनियरिंग करने गया तो मुझे इंग्लिश के संदर्भ में बहुत दिक्कत होती थी। तो मुझसे यही सलाह दिया जाता था, या फिर मेरी जो है और भी जो है क्लासेस लगती थी इंग्लिश को डेवलप करवाने में, तो उनमें क्या होता था, कहा जाता था आप अंग्रेजी की जो है बुक्स तो पढ़ ही रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ो और मतलब मत जानो, सिर्फ पढ़ो। इससे क्या होगा, आपके एक तो बोलने की क्षमता सुधरेगी, टंग जो ट्विस्टिंग होती है ना, कई बार होता है ना हम अंग्रेजी बोलते नहीं, इसलिए हम शब्दों को पढ़ते हैं बहुत स्लो हैं, उट पटांग शब्द प्रोनाउंस करते हैं, तो ये इसीलिए होता है। जब हम धीरे धीरे करेंगे तो ये चीज़ होगी। तो ये भाषा का जो विविध जो है संदर्भ में कैसे समझ बेहतर होगी, ये चीज़ होता है। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, एक टीचर पहले बच्चों को संज्ञा की परिभाषा से अवगत कराती है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बच्चों को पहले परिभाषा बताई जा रही है, फिर उसके बाद जो है उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। तो यहाँ पे कौन सी विधि है, यहाँ पे निगमन विधि है भैया। पहले परिभाषा, फिर उसके बाद पहले नियम, सूत्र, परिभाषा, फिर उसके बाद उदाहरण। उदाहरण से नियम की ओर जाना आगमन विधि, नियम से उदाहरण की ओर जाना निगमन विधि। तो नियम से निगमन में पहले नियम आता है, ना आ गया है ना, पहले ना आ गया ना, तो इससे याद रखना नियम में नियम है, और उदाहरण में आगमन में पहले देखिए ऊ लिया है ना, तो उदाहरण ऊ से यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा तो गलत नहीं होगा। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? निदानात्मक परीक्षण मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट। भाई आपके शरीर, आपका जो आपका डॉक्टर होता है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखता है कि नहीं, कि भैया आपका ऐसा सीबीसी करा लेना, ऐसा एलएफटी और केएफटी भी लगा देना, और जो है आप जो है एक जो है विडाल टेस्ट भी कर लेना। इस तरीके के जो टेस्ट होते हैं ये परीक्षण इसलिए किया जाता है कि आपके शरीर में क्या कमियां हैं इसको तो पहले जान ले, फिर दवा देंगे। तो यहाँ पे बच्चों के भाषा के संदर्भ में बात करें तो निदानात्मक परीक्षण जो है इसलिए किया जाता है कि बच्चों की कठिनाइयों को जान सके और उसके कारणों की पहचान करके उनको दूर किया जा सके। आंसर हो गया ऑप्शन डी। सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सहायक नहीं है? अब सृजनात्मकता का विकास मतलब क्रिएटिविटी की बात हो रही है। बच्चा क्रिएटिविटी का विकास करना चाहते हो अगर आप, तो कौन सा सहायक? तो देखिए अगर आप बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी जगाना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जो है उसके अंदर थिंकिंग क्षमता को बढ़ाइए। थिंकिंग क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे? तो ऐसे प्रश्न पूछिए जो बच्चे की सोचने की क्षमता को बढ़ाए। जैसे आपने बच्चों को कहानी पढ़ाई और कहानी को पूरा मत करिए, उससे कहिए अब इसके आगे की कहानी तुम बताओ, तू बताएगा। चित्र पर आधारित मौखिक व लिखित वर्णन
चित्र कर दीजिए, बना दीजिए और उससे पूछिए इस चित्र को देख के क्या लगता है, इसको कहानी में बताओ, तो कहानी बताएगा। प्रश्नों के उत्तर देने से जो है सृजनात्मकता का विकास नहीं होता, अधूरी कहानी को पूरा करना है ना, आलोचनात्मक प्रश्न जो है पूछना है ना। मुझे अच्छा ये बताओ, अगर घर में लाइट ना होती तो कितना दिक्कत होती, सोच के देखो क्या क्या, तो बोलेगा पापा पंखा नहीं चलता, पापा फ्रिज नहीं चलता, तो मैं आइसक्रीम कैसे खाता। इस तरीके के जो होते हैं, ये टाइप के जो प्रश्न होते हैं, ये बच्चे के क्रिएटिविटी और सृजनात्मकता से जुड़े होते हैं, इसलिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। आंसर हो गया यहाँ पे सी गलत होगा। आखिरी क्वेश्चन है ऑटिज्म से जुड़ा है, डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है। ऑटिज्म को हम स्वलीन विकार कहते हैं, और इस बात को नोट कर लेना कि 1-2 क्वेश्चन जो है आपको 100% जो है डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ मिलेगा, है ना, अधिगम विकार से जुड़ा हुआ मिलेगा। मैं बाकायदा आपको अधिगम विकार का एक वीडियो बना रखा है, यकीन मानिए किसी ने भी इतने अधिगम विकार नहीं कराए होंगे जितने अधिगम विकार मैंने कराए हैं। इसलिए उस प्रश्न को अच्छे तरीके से उसको याद कर लो, उस टॉपिक को देख लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अधिगम विकार जिसे कहते हैं स्वालीन विकार, यहाँ पे ऑटिज्म जो है डिसऑर्डर में बच्चा क्या होता है, तो देखिए इस विकार में बच्चा जो है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण मतलब कम्युनिकेट करना, आपस में एक दूसरे के साथ बात करने में उसको कठिनाई का अनुभव महसूस होता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। मैं मोहित चक्रवेश जो है आज का जो है वीडियो मैंने यहाँ पे ओवर कर दिया है। ठीक है, तो धन्यवाद।